नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आज हम पर्यावरण के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए और उन्हें तैयार करिए। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है अनुमान लगाने का कौशल। क्या यह सही है? तो देखिए दोस्तों, क्या आपका उद्देश्य केवल बच्चों में अनुमान लगाने का कौशल विकसित करना है? तो कहेंगे नहीं, यह आपका उद्देश्य नहीं हो सकता। दूसरा है लेखन कला का कौशल। क्या आपका उद्देश्य बच्चों में केवल लेखन कला का विकास करना है? तो यह भी सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है संप्रेषण कौशल। यह आपका सही आंसर है। क्यों सही है? तो देखिए, इसमें जब आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं या आप उनसे बातचीत करते हैं तो बच्चों के अंदर संप्रेषण कला का विकास होता है, या कह सकते हैं कि संप्रेषण कौशल का विकास होता है। तो इस तरह से दोस्तों आपका इसमें सी ऑप्शन ही राइट होगा, संप्रेषण कौशल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखेंगे। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। कैसे विकसित की जा सकती है? बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर। यह तो सही है, जब आप बच्चों से रोल प्ले का आयोजन करवाएंगे तो बच्चे अच्छी तरह से सीखेंगे। बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर। जब आप भ्रमण करवाएंगे तो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव करेंगे और जल्दी सीखेंगे और बेहतर तरीके से सीखेंगे। अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, तो इससे भी बच्चे सीखेंगे। तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी द्वारा अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। चलिए, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो ध्यान से आप सभी लोग इसे देखिए। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। क्या आता है पर्यावरण के अंतर्गत? पेड़ पौधे या जीव जंतु, रिश्ते नाते संस्कृति, मकान सड़कें पूजा स्थल, या उपरोक्त सभी। आपका जवाब होगा उपरोक्त सभी। क्यों सभी होगा? तो आप देखिए, पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण से दोस्तों हमारा तात्पर्य क्या है, आपको यह समझना चाहिए। पर्यावरण से हमारा यह तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे चारों तरफ जो भी परिवेश है जिससे हम घिरे हुए हैं वह हमारा क्या है? पर्यावरण है। इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा क्या आ सकता है? इसके अंतर्गत हमारा पेड़ पौधे जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते संस्कृति भी आता है, मकान सड़कें पूजा स्थल, ये सभी हमारा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम जो है इनसे चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ठीक है, और हम जिनसे घिरे हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। तो पर्यावरण में आप केवल पेड़ पौधे जीव जंतु लगा के आएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए इसे। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? आपको यह बताना है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, या अनिवार्य शिक्षा। आपका जवाब क्या होगा? जवाब होगा बाल विवाह। देखिए, शारदा एक्ट का संबंध दोस्तों बाल विवाह से है। इसमें जो है लड़कों और लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था शारदा एक्ट के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था कि जो लड़के होते हैं, लड़कों की जो आयु है वह 18 वर्ष और लड़कियों की जो आयु है वह 14 वर्ष शादी विवाह के लिए निर्धारित होना चाहिए, या इतना निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो शारदा एक्ट में जो लड़के हैं उनके लिए 18 वर्ष, जो लड़कियां हैं उनके लिए 14 वर्ष उम्र निर्धारित किया गया था कि ये बच्चे तभी विवाह कर सकते हैं जब इतने उम्र के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है। बच्चों के सीखने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे, आपको यह बताना है। तो बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, यह तो सही है। बिल्कुल समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करना चाहिए बच्चों को। उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, तो मदद भी करना चाहिए। सुझाव व संकेत देंगे जिससे वह नया ज्ञान सीखें, यह भी सही है। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, यह आपका सही नहीं है। देखिए, बच्चे जो होते हैं उन्हें किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, ना कि केवल उन्हें उत्तर बता देना चाहिए, जल्दी से समस्या का समाधान नहीं कर देना चाहिए। उन्हें स्वयं समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रयत्न करवाना चाहिए कि बच्चे जब प्रयत्न करेंगे, प्रेरित होंगे, तो अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट था। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? तो देखिए, इसमें परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, या धार्मिक केंद्र से। आपका जवाब होगा परिवार से।
परिवार से जो है बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ मिलता है। परिवार जो है दोस्तों यह प्राथमिक विद्यालय माना जाता है बच्चे का, ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा सोयाबीन। सोयाबीन दोस्तों यह प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत होता है, क्योंकि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? लगभग 43%, मतलब कि 43% प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट है प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? आपको यह बताना है। तो देखिए इसमें समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण या हरे पौधे। आपका जवाब इसमें क्या होगा? आप लोग बताइए। आपका जवाब होगा दोस्तों हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत होते हैं। क्यों प्रमुख स्रोत होते हैं? क्योंकि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इस दौरान ये जो है ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमारा हरे पेड़ पौधा सही हो जाएगा। पर्यावरण के अंतर्गत दोस्तों हमारा पेड़ पौधा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे पर्यावरण इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि हमारा इसमें क्या पूछा है? ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत पूछा है, तो प्रमुख स्रोत हमारा पेड़ पौधे ही हैं ऑक्सीजन का। चलिए नेक्स्ट है छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? आपको बताना है। विभिन्न क्रियाओं से सामग्री संकलन, यह तो सही है। ग्रंथालय, यह भी सही है। सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, यह भी सही है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी हमारा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो छात्रों के लिए क्या प्रमुख संसाधन है? सामग्री का संकलन करना भी जरूरी है, ग्रंथालय भी जरूरी है, प्रोजेक्ट निर्माण भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग क्या है? आपको यह बताना है इसमें, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए इसे। तपेदिक, कैंसर, अल्सर या अनिद्रा। तो देखिए दोस्तों धूम्रपान से जो होने वाला प्रमुख रोग है वह है कैंसर। क्या है? कैंसर ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें दोस्तों कैंसर जो है यह एक विषाणुजन्य रोग है। कैसा रोग है? विषाणुजन्य रोग है। इसमें क्या होता है, इससे जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसके अंदर का जो ऊतक होता है वह नष्ट होने लगता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 78.09% होती है। अगर आपसे पूछा जाए वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है तो आपका जवाब होगा नाइट्रोजन गैस। अगर आपसे ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत पूछे कि ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है तो आपका जवाब होगा 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। कौन सा रोग है? रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी या क्वाशरकोर। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगर इसके स्रोत की बात करें कि विटामिन ए का स्रोत क्या है तो आपका जवाब होगा गाजर, टमाटर, मक्खन, ये सब जो है विटामिन के स्रोत होते हैं। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है? आसान प्रश्न है। आपका जवाब होगा 72 प्रति मिनट होगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान से इन्हें देखिए। जिसका उत्तर पता हो आप उसे कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें देखिए वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। आपका जवाब क्या होगा इसमें? देखिए प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत दोस्तों हमारा वनों की कटाई भी आता है, शिकार भी आता है और निर्माण कार्य भी आता है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों की में खोज से संबंधित दस्ताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? आपको यह बताना है। तो पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, यह तो सही नहीं है। दूसरा है ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, यह भी नहीं सही है। ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो। और लास्ट है ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो, और यह आपका सबसे सही ऑप्शन है। तो चारों विकल्प को आपको पढ़ना है और उसमें से सबसे सही जो है उसे ही आपको बताना है। तो देखिए इसमें जब आप विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ेंगे तो कोई समस्या, तो वह जो है उसका जो है
उसका समाधान जल्दी कर पाएंगे, ठीक है, या आप कह सकते हैं वह जल्दी सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात क्या होता है? 1:30, 1:40, 1:50 या 1:60? आपका जवाब है 1:30। नेक्स्ट है, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है? आपको यह बताना है। वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड, साल भर अधिक जाड़ा, ठंड में कम ठंडी और गर्मी में हल्की गर्मी। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा, देखिए इसमें जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं दोस्तों, उसका जो प्रमुख लक्षण है वह यह होता है कि वहां वर्ष भर या साल भर गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? साल भर गर्मी पड़ती है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए आपको यह बताना है। बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका क्या सही होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो पाठचर्या में बच्चों के अनुभव भी शामिल होने चाहिए, स्कूल का वातावरण भी होना चाहिए, पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, यह तो सही नहीं है। चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, यह भी गलत है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तभी दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक एक चीज अच्छे से समझ लीजिए। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपका जवाब क्या होगा? जीन पियाजे, एल.एम. वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और ब्रूनर। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, आपका सही जवाब होगा जीन पियाजे और एल.एम. वाइगोत्स्की। ए ऑप्शन आपका इसमें सही है। सबसे पहले जो है इन्होंने ही सीखने के तरीकों पर अध्ययन किया था। अगर बात करें जीन पियाजे की, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसे भी आप लोग जानते रहिए। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक में आपका सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक, ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। आपको क्या बताना है इसमें? देखिए कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। क्यों महत्व देना चाहिए? बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, यह तो सही नहीं है। इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, या विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि विषय को बच्चों के अनुभवों से जब आप जोड़ेंगे तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बढ़ावा मिलता है। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? आपको यह बताना है। तो इसमें आप देखेंगे यकृत, वृक्क, फेफड़े या हृदय। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका सही जवाब होगा यकृत, मतलब लीवर आपका इसमें सही होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो यकृत है ये जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका प्रमुख कार्य अमोनिया को यूरिया में बदलना होता है, जिससे यूरिया जो होता है यह मूत्र के साथ शरीर से बाहर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 10% भाग स्थानांतरित होता है। और ये 10% का नियम दोस्तों लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। कौन दिया था? लिंडमैन ने दिया था 1942 में। तो इसे भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट है, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव की, अवधारणा का बनना, अन्वेषण, विधि एवं सत्यापन, या उपरोक्त सभी? तो आपका जवाब होगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। देखिए, ज्ञान निर्माण में दोस्तों अनुभव की भी आवश्यकता होती है, अवधारणाओं की भी आवश्यकता होती है, और अन्वेषण विधियों की भी आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? आपको यह बताना है। तो आपका जवाब होगा दोस्तों नीली हरी शैवाल। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नीले हरे जो शैवाल होते हैं दोस्तों, ये वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इन्हें देखिए। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है,
बाल विवाह, दहेज या बाल श्रम या ये सभी? तो आपका जवाब क्या होगा इसमें? इसमें आपका होगा ये सभी। ये सभी चीजें दोस्तों सामाजिक बुराइयों के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए आपको यह बताना है। गतिविधि आधारित होनी चाहिए या पाठ्य पुस्तक आधारित या पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित? तो देखिए इसमें आपका जवाब होगा गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होनी चाहिए वह केवल गतिविधि आधारित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं होना चाहिए, या केवल पाठ्य पुस्तक में जो गतिविधि है उस पर आधारित नहीं होना चाहिए, गतिविधि आधारित होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब लास्ट प्रश्न है दोस्तों यह, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, यह तो सही नहीं है। अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, यह भी सही नहीं है। बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आपका इसमें 30 प्रश्न कंप्लीट हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों में शेयर करिए। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।